हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। चलिए ज्ञान की बात लेकर आया है आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। तो चलिए, आज जो परीक्षा हुआ है, आज यानी कहने का मतलब 19 फरवरी को जो सेकेंड शिफ्ट में सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हुआ है, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए, सेट कोड जैसे कि आप लोग देख रहे होइएगा, सेट कोड ए मिला हुआ है। सेट कोड ए हम लोग चेक कर रहे हैं, है ना। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि किसका कौन सा आंसर होगा, है ना। देखिए, जैसे पहला अपना क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। कौन सी आर्थिक क्रिया? तो गांव में हम लोग जानते हैं खेती ज़्यादा होती है, यानी कि प्राथमिक क्रिया जो है सबसे अधिक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। तो यानी कि वैश्वीकरण हुआ है, उसे कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है ना। दिनार किस देश की मुद्रा है? ईरान की, कि इराक की, सऊदी अरब की, अफगानिस्तान। तो इराक देश की। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इराक देश की दिनार मुद्रा होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं मतलब होता है 2007 से 2012। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैस और बिजली उत्पादन, है ना, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत? तो तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो गैस और बिजली उत्पादन यानी कि ये किसमें? औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और आपका द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका, 5 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की जिस क्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको सर हम लोग समावेशी विकास, बहुत अच्छे तरह से क्लास में देखे हुए हैं, है ना। समावेशी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया? भारत की सबसे पहली मानव विकास रिपोर्ट, पहली पूछ रहा है ना, किसने तैयार किया? योजना आयोग ने, कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने, कि विश्व बैंक ने, कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने? तो याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने पहली मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया था, तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, कह रहा है द्वितीय क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो सर हम लोग बहुत अच्छे तरह से क्लास में डील किए थे कि द्वितीय क्षेत्र को ही हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, अर्थात 8 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर देखिए, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान कब लगाया गया, है ना। ये क्वेश्चन है, भारत में कब लगाया गया। ऑप्शन है आपका 1798 में, 1848 में, 1868 में, या 1911 में। कब लगाया गया, है ना। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1868 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का, है ना, चक्रीय प्रवाह का कह रहा है। तो याद रखिएगा, इनमें से सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 11 क्वेश्चन है, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? सर बचत कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? सर बचत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? सूक्ष्म वित्तीय संस्था पूछ रहा है ना। सूक्ष्म वित्तीय संस्था की शुरुआत किस देश से हुई? तो भारत से हुई, कि चीन से हुई, कि बांग्लादेश से, कि म्यांमार से? तो याद रखना है सर, सूक्ष्म वित्तीय जो संस्था की शुरुआत हुई वो हुई बांग्लादेश से। कहाँ से हुई सर? बांग्लादेश से। 12 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपके स्क्रीन पे, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है ना। तो सबसे कम योगदान जो है प्राथमिक क्षेत्र का है, यानी कि कृषि क्षेत्र का है। और सबसे अधिक योगदान पूछता है तो सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र हो जाता। तो यहाँ जो पूछा हुआ है सबसे कम योगदान पूछा हुआ है ना, सबसे कम, तो आपका प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे अधिक पूछता तो सी ऑप्शन सही हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कौन सा है जो आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा है, कि स्वास्थ्य है, कि नगरीय सेवाएं हैं, या यातायात है? तो याद रखना है,
आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग जो हो जाएगा आपका यातायात, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, हम लोग क्लास में बहुत अच्छे तरह से इसको याद किए थे, जिनेवा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सर कि अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? पारिवारिक आय या सार्वजनिक उपक्रमों की आय या सरकार की आय या किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य? तो क्या है सर? यही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोपरा, COPRA, कोपरा क्या है ना? सूचना एवं अधिकार कानून है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, कि मानव विकास सूचकांक है, या फिर डी ऑप्शन उपभोक्ता अधिकार दिवस है। उपभोक्ता अधिकार दिवस है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोपरा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। क्या है सर? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। चलिए अगला क्वेश्चन जो 18 नंबर है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले किस नाम से जाना जाता था, है ना? तो जो पहले जाना जाता था, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास के नाम से जाना जाता था। 18 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन के दौरान? तो लॉर्ड डलहौजी के दौरान शुरू किया गया था। ये बहुत अच्छे तरह से हम लोगों ने क्लास में डील किया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई, है ना? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो 1793। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर का बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? तो लेनिन। ये तो हर बच्चा को याद होना चाहिए, है ना? लेनिन, नई आर्थिक नीति, NEP। ठीक है, 21 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, है ना? लेनिन का उत्तराधिकारी मेजनी था, स्टालिन था, ट्रॉट्स्की था या केरेंस्की था? तो कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी जो था स्टालिन था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? पोट्सन की घोषणा के बाद आत्मसमर्पण मतलब हार जाने के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? तो हारा कौन भाई? जापान हार गया। कौन हारा था? जापान हारा था, वहीं आत्मसमर्पण किया। 23 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है, स्वराज्य दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल पूछ रहा है सर। तो स्वराज दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? राजनैतिक गुरु गांधी जी के कौन थे सर? गोपाल कृष्ण गोखले। क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरह से डील किए हुए हैं। गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं है? देखिएगा, शामिल नहीं है पूछ रहा है, शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं हो जाएगा? ब्रिटेन या जर्मनी या फ्रांस या रूस? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो जर्मनी था वो मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। 26 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है, कह रहा है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ सर? तो याद रखना है बंगला भाषा। 27 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 का ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? मुक्तिदाता मतलब भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? ठीक है ना? वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स मेटकॉफ या चार्ल्स लिंटन या लॉर्ड रिपन या लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन या लॉर्ड रिपन? तो 28 नंबर जो कह रहा है भारतीय समाज पत्रों के मुक्तिदाता, भारतीय समाज पत्रों के मुक्तिदाता, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए जो अपना अगला क्वेश्चन है वो 29 नंबर, रक्त और लौ की नीति का संबंध किनसे है ना? रक्त और लौ की नीति का संबंध किनसे है? तो हम लोग पहले से ही जानते थे इसको,
बिस्मार्क से है। रक्त और लौह की नीति का संबंध किनसे है? तो बिस्मार्क से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया के, या यूनान के, या तुर्की के, या पोलैंड के? बोहेमिया याद कीजिए, हम लोग क्लास में पढ़े हुए थे बोहेमिया, याद आ रहा है? बोहेमिया जो आता है शायद जर्मनी के, ठीक है ना, जर्मनी के अंतर्गत आता है, जर्मनी के, लेकिन आपका ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, इसको आप खुद से एक बार देख लीजिएगा। हमारे ख्याल से 30 नंबर का जर्मनी आंसर होना चाहिए, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा अपने तरफ से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? तो याद रखना है रूस और जर्मनी के बीच हुई। डी ऑप्शन 31 का डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? इटली का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, या पोलैंड का? तो याद रखिएगा जर्मनी का बना था, है ना, जर्मनी का। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 32 का सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 33 नंबर जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, या चार्ल्स 10, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा राजा था सार्डिनिया का राजा, कोई और था। इनमें विक्टर इमैनुअल भी नहीं थे, नेपोलियन भी नहीं थे, चार्ल्स 10 भी नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? थर्ड इंटरनेशनल पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? ठीक है, तो जो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किए वो कार्ल मार्क्स ने किए। 39 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 39 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक जो था कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो वो भाई साहब मेजनी भी थे, काबूर भी थे, और गैरी बाल्डी भी थे। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है ना? तो बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, हाँ, बोल्शेविक क्रांति को ही नवंबर क्रांति के नाम से जाना जाता था, जैसा कि हम लोगों ने क्लास में देखा है। इसीलिए 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता नहीं है, तो याद रखना है आईसीएस थे यहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहीं उदारवादी नेता नहीं है। 37 का डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 का डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 38 नंबर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? किसने रखा था? साइमन कमीशन, या मार्ले मिंटो सुधार, या दिल्ली समझौता, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट? तो ध्यान में रखना है, हम लोग क्या देखे थे जी, मार्ले मिंटो एक्ट में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग चुनाव की प्रथा को रखा गया था, है ना, मार्ले मिंटो एक्ट। 38 बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो पहली गुजरात में, गुजरात के कहाँ सर? सूरत में, गुजरात के सूरत में। ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 39 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में, रूस में, जर्मनी में, या फ्रांस में? कार्न लॉ तो याद रखिएगा सर ब्रिटेन में पारित किया गया था। 40 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? निम्न में से कौन अजैविक पूछ रहा है ना, यानी कि निर्जीव। तो मानव सजीव हुआ, पक्षी सजीव हुआ, पेड़ सजीव हुआ, लेकिन निर्जीव कौन हो जाएगा सर? नदी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कमेंट में बताइए जो हम लोग क्लास में पढ़े थे उससे क्वेश्चन आया है कि नहीं। जो बंदा क्लास में पढ़ा था वो बताए कि क्लास में के क्वेश्चन से आया है या नहीं आया है, ठीक है। और किसका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, 40 में कितना मार्क्स आ रहा है, कमेंट बॉक्स में
ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। रेगुर किसे कहते हैं? तो ये सर तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से देखे थे कि रेगुर जो है काली मिट्टी का दूसरा नाम है। रेगुर जो है काली मिट्टी का दूसरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? बिहार में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कहाँ है सर? कर्नाटक में है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 43 का बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? तो ध्यान में रखिएगा 24.62 यानी कि 24.62 यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 44 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नहरकटिया, क्या नाम दिया हुआ है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। नहरकटिया 45 नंबर क्वेश्चन। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा? तो ध्यान दीजिएगा असम में है। कहाँ है सर? असम में है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई या अपनाई गई? राष्ट्रीय जल नीति 1975, 1982, 1987 या 2002 में? तो याद रखना है कब बनाई गई सर? 2002 में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। आधा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं इतना कम समय में, है ना। फटाफट तेज़ी से, अगर सेशन में मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन आंसर, तो बिल्कुल लाइक बटन को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर जो क्वेश्चन है कि बिहार में किस वर्ष सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे भयंकर भूकंप आया था, है ना। सबसे भयंकर भूकंप कब आया था? तो इस घड़ी को हम कैसे भूल सकते हैं सर? कब आया था? तो 1934 में आया था। कब आया था? 1934। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 47 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? कहाँ ताप विद्युत कह रहा है ना, ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है, कहाँ है? तो याद रखिएगा कहलगांव में भी है, बरौनी में भी है, कांटी में भी है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है सर राजस्थान में है। 49 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 49 का सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या असम? कहाँ है ना। तो याद रखना है, ध्यान देना है, कहाँ है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है सर? हिमाचल प्रदेश। 50 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है ना, विश्व में अग्रणी है? तो हम लोग तो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं सर, अभ्रक में विश्व में सबसे अग्रणी देश है वो कौन है? भारत ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए, है ना, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। 52 का आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है ना। तो याद रखना है कि दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है सर? झारखंड राज्य में स्थित है। ए नंबर 53 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में पूछ रहा है ना, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? तो याद रखना है कौन है? तमिलनाडु। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरह से देखे थे, भद्रावती में स्थित है। कहाँ है सर? भद्रावती में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है ना। तो युद्धपोत बनाने वाला जो एक शिपयार्ड दिखाई दे रहा है माझगांव, ए नंबर 56 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि उत्तर, देखिए एक मिनट, हाँ, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? उत्तर मध्य रेलवे पूछ रहा है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन है सर? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद। 57 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 57 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका 1936 ही आंसर हो जाएगा, लेकिन हुई कब सर? 1937 में हुई। कब हुई? 1937 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ, देखिए, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ये हम लोग क्लास में बहुत अच्छे तरह से डील किए हुए हैं। वो कौन सा राज्य हो जाएगा सर? महाराष्ट्र। 59 का सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 59 का सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवाती तूफान में सर्वाधिक प्रभावित है? कौन राज्य चक्रवाती तूफान में सर्वाधिक प्रभावित है? तो उड़ीसा वो राज्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर? उड़ीसा। 4 स्टेट होता है और एक यूटी होता है, हम लोग पढ़े थे बहुत अच्छे से। 60 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? प्राथमिक उपचार का, यानी कि जैसे आप बाइक चलाते हैं और गिर जाते हैं, हाथ गोड़ छिला जाता है, तो सबसे पहला उपचार आप क्या करते हैं? बैंडेज और टेप लगाते हैं, है ना? यही ना करते हैं जी। तो 61 का डी नंबर, हम उम्मीद करते हैं ये सब बच्चा को सही होगा, है ना? 61 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर है? आसवान बांध किस नदी पे है? तो सर ये नील नदी पे है ना? नील नदी पे है। आसवान बांध किस नदी पे है? नील नदी पे है। 52 का ए नंबर, 62 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिक्टर पैमाना से क्या मापते हैं सर? तो ये तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। रिक्टर पैमाना से हम लोग भूकंप को मापते हैं। किस चीज़ को मापते हैं? भूकंप को मापते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 64, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? उत्तरी बिहार कहता सर तो बाढ़ हो जाता है ना, लेकिन कह रहा है पूर्वी बिहार। पूर्वी बिहार, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की शोक के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी बंगाल की शोक के रूप में जानी जाती है? तो दामोदर नदी। सी ऑप्शन, 65 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम फटाफट से मिलाते चलिए, और कितना ऑप्शन आपका सही हुआ, कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महासागर तल में जो महासागर के तल में कंपन होता है उसको क्या कहते हैं? उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध सर सुनामी से है। 66 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 66 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर पढ़ते हैं। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है? तो ये हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। असम का 2 राज्य था, उसी को काट कर मेघालय बनाया गया है ना? तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 67 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची है ना, समवर्ती नाम से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राज्य का भी अधिकार होगा और संघ का भी अधिकार होगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, है ना? तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो राज्य सरकार को भी होता है और संघ सरकार, यानी भारत सरकार जैसे बोले कि सेंट्रल लेवल का भी पावर होता है। लेकिन दोनों की सेम स्थिति में जो भारत सरकार की हो जाएगी पावर, वो सबसे अधिक हो जाएगी, यानी संघ सरकार का पावर अधिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ये हम लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़े हुए हैं कि ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है सरपंच होते हैं। और इस तरह से 69 का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 69 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। जनमत पर आधारित शासन क्या कहलाता है? जनता के द्वारा आधारित जो शासन होती है उसी को तो सर हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, उसी को ना लोकतंत्र कहते हैं जी, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो राजतंत्र काहे मार दिए? इसीलिए मार दिए कि लड़का गलती करके आया था, इसीलिए हम भी रंगा गया, है ना? लेकिन आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा, है ना? जनमत कह रहा है, जनमत पर आधारित शासन क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है?
तो वो ग्राम सभा के सदस्य करते हैं, या फिर राज्य सरकार करते हैं, या मुखिया और पंच करते हैं, या फिर पंच करते हैं। तो सरपंच का जो करते हैं निर्वाचन, वो ग्राम सभा के सदस्य ही करते हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर 71 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बहुत करीब हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो 72 नंबर दिखाई दे रहा है, 72 नंबर है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है ना। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है? भारत में बना है, पाकिस्तान में बना है, म्यांमार में बना है कि नेपाल में बना है? तो ये हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं सर कि नेपाल में बना है। इसलिए 72 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया है? बलवंत राय मेहता समिति, या तेंदुलकर समिति, या नरसिंहम समिति, या चिलैया समिति? तो इसको हम लोग सर बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्लास में पढ़े हुए हैं कि बलवंत समिति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 73 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सर वो कह रहा है कि कौन सी संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़े हुए थे सर कि जो 74वां संविधान संशोधन था उसी में जोड़ा गया था। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो इसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं सर, इस पे तो 2 क्लास किए हुए हैं। तो चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है ना, उत्तराखंड से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? दोस्त नहीं है तो भारत हो जाता, बेल्जियम हो जाता है ना, स्विट्जरलैंड हो जाता, लेकिन नहीं है संघात्मक, तो वो चीन है। एकात्मक शासन व्यवस्था है। कहाँ? चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसलिए आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 77 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है ना। तो हम लोग जानबे करते हैं सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सबसे पुराना पार्टी है। ठीक है, भारत में। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो याद रखना है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन के करीब हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए 80 नंबर क्या क्वेश्चन है? 80 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। किस देश के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? किसके कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? समता, समानता एवं स्वतंत्रता का पोषण होता है इसमें, या जनमत के कारण, या मतभेदों के सामंजस्य के कारण, या इनमें से सभी के कारण? तो दोस्तों इनमें से सभी के कारण लोकतंत्र को क्या माना जाता है? अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है, यानी कि सबसे बढ़िया माना जाता है इसको। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने अपने पूरे 80 प्रश्न को बहुत ही कम समय में बेहतरीन ढंग से समझकर आंसर क्वेश्चन किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए मददगार साबित होगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अपना प्रश्न पत्र को मिलाएं कि कितना सही हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।